समकालीन कथा साहित्य में डॉक्टर सूर्य बालाजी का लेखन अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखता है। समाज, जीवन, परंपरा, आधुनिकता एवं उनसे जुड़ी समस्याओं को सूर्य बालाजी एक खुली, मुक्त और नितांत अपनी दृष्टि से देखने की कोशिश करती हैं। उसमें ना अंधश्रद्धा है, ना एकाकी विद्रोह। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी गुजरती हदें। एयरपोर्ट पर एक तरफ से सभी मौजूद थे। बड़े भैया, वीरू चाचा, कौशल्या दीदी, पिंटू मामा, शेखर भाई और भाभियों, दीदियों, मामियों के ढेर सारे बच्चे, जिनमें ज़्यादातर मेरे अमेरिका जाने के बाद ही पैदा हुए थे। एक के बाद एक समय के अंतराल को लांघ कर पहचानें उभरने लगीं। सबसे पहले बड़े भैया ही अपनी बाहों में लपेट कर बुदबुदाए थे, नालायक। लेकिन ये शब्द अधूरा ही उनके गले में फंस कर रह गया था। हर ओर वही भावभीनी, अपनत्व भरी दृष्टि, मीठे उल्हाने और छोर अछोर उमड़ता ममत्व का पारावार। रोमांचित था मैं, पूरे 10 साल बाद अपनी धरती, अपना आकाश, अपने लोगों के बीच। अम्मा नहीं आई? मैंने बड़े भैया से पूछा। जवाब कौशल्या दीदी ने दिया। शाम के बाद दिखता कहाँ है उन्हें? मोतियाबिंद अभी पका नहीं, बिल्कुल झलझला कर दिखता है। घर में अकेली बैठी तड़फड़ा रही होंगी। चलिए तब जल्दी चलते हैं, जरा कस्टम वालों से निपटना है बस। सबके साथ बाहर आकर टैक्सी को आवाज़ दी तो वीरू चाचा अचकचा कर बड़े भैया से बोले, ना हो तो तुम विनय के साथ टैक्सी में आओ, बाकी हम सब बस से ही। बेकार में पैसों की बर्बादी। अरे नहीं, मैं फ़ौरन बोला, चलिए सब साथ चलेंगे। बस की लाइन में कहाँ घंटों खड़े रहेंगे, 3 टैक्सी ले लेते हैं। मैंने देखा सबके चेहरे एक बारगी कृतकृत्य होकर झुक गए थे। टैक्सी उन्हीं खुरखुराती अधफूटी सड़कों से गुजरने लगी। मैं दोनों ओर घूरती पुरानी पहचानें दोहराता रहा। गोसाई जी की धर्मशाला, बाबा माधवदास जूनियर हाई स्कूल, चतुर्भुजी देवी का मंदिर और सोनचट नाले की पुलिया। धर्मशाला ढह गई थी, स्कूल इंटर कॉलेज बन गया था और मंदिर का कलश अधफटा हो गया था। यादें आगे पीछे सुगबुगाती बहकती रहीं। 10 साल, आह, पूरे 10 साल बाद। अपनी धरती, अपना आकाश। लगा जैसे गुजरे सालों बस इसी अपनेपन की परिभाषा ढूंढता भटकता रहा, जो आज दीदी की आंखों में, बड़े भैया की बाहों में और वीरू चाचा के अस्फुट आशीर्वाद भरे शब्दों में मिली थी। इसके पहले की अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी को देखा तो लगा वो ज़िंदगी बस एक लंबी रोशनीदार सुरंग थी, जिसमें बस दीवारें ही होती हैं, ना धरती होती है ना आकाश। पहुंचने के तीसरे साल ही एलिस से शादी कर ली थी और फिर फिरंगी मेम के साथ स्वदेश लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं था। माँ ने लिखवा दिया था, समझ ले तेरी माँ मर गई। भाई ने जोड़ा था पत्र के अंत में कि अपना काला मुंह हम सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं। वीरू चाचा ने खानदान की नाक कटा देने का जुर्म लगाकर फरार घोषित कर दिया था। मैं खुद भी तन गया था। अंदर ही अंदर सुलग कर कहा था, खानदान की इज्जत का झंडा फहराने के लिए आप लोग काफ़ी हैं, अपनी ज़रूरत में खुद ही नहीं महसूस करता। लेकिन बहुत जल्दी लगने लगा था कि एलिस का आकाश बहुत ऊंचा है, बहुत रंगीन, और वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में मैं निरंतर अयोग्य, असहाय सा होता चला जा रहा था। उतनी चहल पहल और तेज चाल मेरे अंदर की शांति और सुकून सोखती जा रही है। महत्वाकांक्षी एलिस की उड़ान भरती पेंगें मेरे शांत, निश्चित स्वभाव से बहुत जल्दी टकराने लगीं। मुझे लगने लगा हमारे संबंध एकदम बर्फ से सख्त और ठंडे होते जा रहे हैं। हमारे सुख एक दूसरे से टकरा रहे हैं। फिर भी मेरे भारतीय संस्कार मुझसे चिपटे थे। तलाक मेरे लिए एक बेहद तौहीनी और सदमे की बात थी, लेकिन एलिस की ज़िंदगी, विवाह और तलाक की परिभाषाएं मुझसे भिन्न थीं। उसने शुद्ध रूप में जीवन का महत्व समझा था, जीवन में आए व्यक्तियों और संबंधों का नहीं। जिसे मेरे भारतीय संस्कार जन्म जन्म का बंधन समझे थे, उसे एलिस ने एक सामान्य कॉन्ट्रैक्ट समझा और उतनी ही सहजता से वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बोली थी, मेरा ख्याल है हमें अलग अलग रहना चाहिए। जब संबंधों में गर्माहट ना हो तो साथ साथ रहना एक पाखंड है बस। मैं पुरुष का सारा अहम समेटे देखता रह गया और एलिस अपना सामान समेट मुझे बाय कहकर अलग रहने चली गई। मेरे मूल संस्कार छटपटाए थे, पर मेरे अंदर बैठा भारतीय पति सरोष बोला था, पत्नी पति के बिना कितने दिन अकेली रहेगी, लौटकर आएगी ही, जल्दी ही एलिस लौट आएगी। कुछ दिनों बाद एलिस लौटी, लेकिन चंद क्षणों के लिए, मुझे बस सूचित करने कि उसे मनचाही नौकरी और मनपसंद नया व्यक्ति दोनों मिल गए हैं और मुझसे तलाक की कार्यवाही जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है।
मेरे दर्द की चट्टान चिटक कर चूर चूर हो गई थी। शेष रह गया था गरम रेत पर बैठा एक बीहड़ सन्नाटा। इसी सन्नाटे को भुला पाने के लिए एकदम स्वदेश का टिकट खरीद बड़े भैया को तार दे दिया था और अब इन ममत्व भरी दृष्टियों, अधफूटी सड़कों, मंदिर के कलशों, अमराई के बौरों को देखकर लग रहा था, हाँ, यहीं टूटेगा मेरी जिंदगी का सन्नाटा। बस अब यहीं अपने देश में अपने लोगों के बीच, अपने संस्कारों परंपराओं के बीच जीऊँगा। यहाँ कोई एलिस मेरी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करेगी। अपनी मिट्टी अपने आकाश तले विचरूँगा। बीती जिंदगी की लंबी, रोशनीदार, आरामदेह उपकरणों से भरपूर सुरंग अब कभी मेरा दम न घोट सकेगी। टैक्सी रुकी। बड़े भैया और मामा सामान निकालने में मेरी मदद करने लगे। मैंने भरपूर नज़रों से इतने दिनों का छूटा घर देखा। अनजाने चौंक पड़ा। 10 सालों पहले का वो रंग बिरंगा रंगा पुता घर कैसा अधेड़ सा लग रहा था। पीतल के कुंडे ढीले हो झूल गए थे। 2-4 छड़े छल्ले मोहल्ले टोले के लड़के शायद उखाड़ ले गए थे। मुख्य द्वार के ऊपर बैठाई गणेश की मूर्ति की सूंड आधी टूट गई थी। ढेर सी कुलबुलाती यादें कुंडे के साथ ही खटखटा गईं, लेकिन दरवाज़ा खुलने के साथ ही पुरानी सीलन भरी गंध उन्हें उड़ा ले गई। अंदर माँ एक छोटी खटोली पर बैठी थीं। मैंने पैर छुए तो अपनी बुझी आंखों में रोशनी भरने की बेइंतहा कोशिश करने लगीं। करीब करीब सारे ही दांत टूट चुके थे। शरीर दुबला हो झुक गया था। वैसे ही झुके मुझे टटोल कर गोद में भरने की उनकी हास्यास्पद कोशिश पर बच्चे हंस पड़े और बड़ों ने अपनी आंखें पोंछ लीं। फिर माँ बारी बारी से कौशल्या दीदी और भाभी से मेरी पसंद की चीज़ों के नाम और उन्हें बनाने के तरीके दोहराने लगीं और बार बार ये भी दोहराती रहीं कि 2-3 चीज़ें तो अभी बन सकती हैं। सबसे अंत में अपनी फूटी आँखों को कोसती हुई ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। मैं उदास आंखों से इधर उधर मकान के टूटे छज्जे, अधफूटी दीवारों, पलस्तरों को देखता रहा। कितना जर्जर हो गया था सब कुछ। क्या इस बीच एक बार भी मकान की मरम्मत नहीं हुई? करीब करीब सभी दीवारों से नोने झड़ रहे थे। रोशनदान धूल से अटे थे। खिड़कियों के छड़ टेढ़े होकर निकल गए थे। दीदी कुछ मछलियाँ, मिठाई और पानी रख गईं। मैंने सिर्फ पानी पीकर कहा, पहले ज़रा हाथ मुँह धोकर लैट्रिन जाऊँगा। अच्छा, दीदी जल्दी से चली गईं। लैट्रिन के दरवाजे पर जाकर रुक गया। अंदर जाने से मन एकदम भिनक गया। दरवाज़ा अधटूटा सा लटका था। उड़का कर बंद करने के लिए एक मोटा छड़ मोड़कर कुंडे में डाल दिया गया था। ऊपर नीचे हर कोने में तमाम जाले बुनती मकड़ियाँ। खासा कारखाना चल रहा था। हालांकि मेरे आने की वजह से फर्श साफ कर झाड़ू से धोया गया था, पर जगह जगह उखड़े फर्श से झांकती ईंटों के गड्ढों में पानी रुक गया था। 3-4 ईंटों का स्टैंड सा बना, उस पर एक जंग लगा डालडे का टीन रखा हुआ था। लौटा तो वीरू चाचा और बड़े भैया मेरे लिए बिस्तर लगवा रहे थे। उतनी दूर से थक कर आ रहे हो, 1-2 घंटे आराम करो। दीदी तकियों पर धुले गिलाफ पहले ही लगा चुकी थीं। 4 खाने वाली चादर भी बिछ गई थी, पर ढीली चारपाई न कसी जा सकी थी। इसके लिए बड़े भैया बार बार निर्मल भाभी को लक्ष्य कर डांट रहे थे। एक जरा सा काम नहीं याद रहा? भाभी बड़ी सहिष्णुता से बिना प्रतिवाद किए सुनती जा रही थीं, जैसे ये उनका धर्म हो। बच्चे जो पहले काफ़ी सहमे और झिझके से लग रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा खुल रहे थे। अधिकांश मेरे इर्द गिर्द मंडराते हुए कभी मेरी नेटेड शर्ट, कभी चमचमाता बैग छूने और सहलाने लगे थे। माँ टूटे सिन्नी पंखे के होते हुए भी मुझे टटोल टटोल कर खजूर के पंखे से हवा करती जा रही थी। मामा अमेरिका की रंगीनियों के किस्से सुनने के लिए बेताब थे। राजेश एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई जानने को। तब तक खाना लग गया। बड़े भैया मेरी थाली रखने के लिए कोने में रखी राजेश की पढ़ने वाली मेज से किताबें उतारने लगे, पर मैंने मना कर दिया कि सब साथ ही ज़मीन पर आसन बिछाकर खाएंगे। सुनते ही चाचा, मामा, भैया सबकी आंखों में उनका गदगद मन तैरने लगा। इतने देश देशांतर घूमा, पर बदला बिल्कुल नहीं, पहले जैसा ही रहा। मैंने तो समझा 10 साल रह गया फिरंगी मेम के साथ, अब कहाँ के भाई, कहाँ की माँ। लेकिन मैं जानता था कि कितनी कोशिश से मैं अपनी अत्यधिक अमेरिकन मानसिकता से बच बचाकर अपने को मामा, चाचा, भैया और माँ की मानसिकता के समकक्ष बिठा पा रहा था। उन लोगों की हंसी मजाक, जिज्ञासाएँ, तारीफ़ें और एहतियाती बातें सब कुछ मुझे ज़रूरत से ज़्यादा बचकाने लग रहे थे। खासकर माँ की बातों पर सभी ठहाके लगा रहे थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि मैं फिरंगी मेम से शादी कर लेने की वजह से ही स्वदेश लौटने से कतराता रहा।
इसलिए वो बराबर मुझे समझाती रहीं, तू ले तो आ, मैं उसे आंखों की पुतली से सहेज कर रखूंगी। यहाँ भी तो जमाना बदल गया। रोशन लाल के बेटे ने भी तो जात बाहर शादी की है। इधर से ही तो निकलता है फटफटी पर अपनी बीवी को बिठाए। तुझे काहे की शर्म? हाँ हाँ, अभी ऐसे कह रही हो, जब तुम्हारी पूजा की तश्तरी में मुर्गी के अंडे उबाल कर खाएगी तब देखूंगा। सब एक तरफ से हंस रहे थे। खाना लग गया था। वही पुरानी थालियाँ, थोड़ी टेढ़ी व पिचकी कटोरियाँ, 3-4 स्टील की कटोरियाँ। ये स्टील की कटोरियाँ ही नई थीं। शेष सारे बर्तनों को मैं पहचानता था। दीदी भाभी बिना बात मगन होती परोसती जा रही थीं, जैसे उन्हें कोई महत्वपूर्ण ओहदा या अधिकार मिल गया हो। माँ बात बिना बात दाल के नमक, सब्जी के रसे और दही के जीरे के लिए टोकती जा रही थीं। खाने के बाद बड़े भैया ज़बरदस्ती थोड़ा आराम करने को कहकर चले गए। जाते जाते बड़प्पनी लहजे में दूसरों को भी हिदायत देते गए, खासकर बच्चों को। पंखे का रुख भी मेरी ओर करते गए, लेकिन मैं सोना चाह कर भी नहीं सो पाया। पास ही किसी कोने से कोई छोटा चूहा लगातार खुरखुरा रहा था। पंखे के बावजूद उमस कायम थी। मैंने धीमे से आकर घड़े से पानी निकाल कर पीना चाहा। पानी कम था। घड़ा उठाकर पलटने की कोशिश की तो जो पानी निकला उसका रंग देखकर मन भिनक गया। कहीं बीमार ना पड़ जाऊं। सब थके थे। किसी को जगाना बुलाना ठीक न समझकर यूं ही घर में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। आंगन में लगे बल्ब के होल्डर की 2 कीलें निकल आई थीं। वो टेढ़ा और दीवार से लटका था। आंगन के चारों ओर दीवारों पर बरसाती पानी की सलेटी धारियां बन गई थीं। उसके ऊपर कंगूरेदार मुंडेर थी। इसी मुंडेर के किनारे किनारे भागते हुए मैं मजबूत धागे में ईंट के टुकड़े बांधकर रंग बिरंगी उड़ती पतंगे काटा करता था। अब मुंडेरों की ईंटें टूट फूट रही थीं। कोने में टीन की छत्ती लगी बरसाती थी, जिसमें हम बारिश के दिनों में कच्चे चने कोयले में भून भून कर खाया करते थे। बरसाती की छत का एक टीन कभी तेज बारिश में हवा में उड़ गया था। आधी ढकी आधी खुली बरसाती बड़ी हास्यास्पद लग रही थी। मैं चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। हाँ, वही मुडेरे, वही मेहराबें, वही आकाश, वही पतंगे। हर जगह जैसे ममता और अपनत्व के शिलालेख खुदे थे। अतीत चारों ओर से मुझे समेटे खड़ा था। अचानक लगा 2 बलिष्ठ हाथों ने इस अतीत को धक्का देकर मुझसे अलग कर दिया हो, और अब उसकी जगह एक दूसरा अतीत खड़ा था, रंगीन, चकाचौंध और गर्मजोशी से भरपूर। मुंडेरे मेहराबें हट गईं। उनकी जगह एक दूधिया कांच का झिलमिलाता फ्लैट, चिकनी सरसराती कार और बाहों में झूलती हुई एलिस। हर तरफ नशा, उमंग और खिलखिलाहट है। नहीं, झूठ। मैं उस अतीत में उन्मुक्त भाव से खिलखिलाया तो कभी नहीं। हंसता था जब हंसने की ज़रूरत पड़ती थी। जब खुद हंसना चाहता था तब नहीं। और कई कई बार पार्टियों में इंडियंस पर कोई अजीबोगरीब कमेंट सुनकर ज़बरदस्ती खिसियाया सा होंठ खींचकर ज़बरदस्ती हंसने की एक दयनीय कोशिश करके रह जाता। एलिस की माँ जब साथ रहने आती, मैं जी जान से उनकी नज़रों में काबिल दिखने की कोशिश करता, लेकिन जब वे खुश होकर कहती, "यू आर नॉट लाइक अदर इंडियंस", तो जाने क्यों अंदर कुछ चुभ सा जाता। एक आक्रोश अंदर ही सुलगता, अंदर ही राख हो जाता। कभी कभी बेहद आश्चर्य होता। मैं जो 18 साल की अधकचरी उम्र में ही यहाँ आने के बाद से इस रंगीन चकाचौंध भरी जिंदगी में रचने बसने के लिए बेताब हो उठा था, जिसकी समझदारी वाली उम्र की शुरुआत यहीं हुई, उम्र के लिहाज से जिसके मैच्योरिटी के कल्ले यहीं फूटे, और जिसे उपलब्धियों की दृष्टि से ऐश्वर्यशाली विदेश तंगहाल स्वदेश से कहीं ज़्यादा खुशहाल और उदार लगा था, जिसके जीवन क्रम के रेशे रेशे में विदेशी संस्कृति और सभ्यता पूरी तरह बैठ चुकी थी, और जो पिछले 8 सालों से प्रामाणिक तौर पर यहाँ का कर्तव्यनिष्ठ नागरिक है, बावजूद इन सारी सहूलियतों के क्यों कभी कभी बेचैन हो छटपटा उठता हूँ। लेकिन ये छटपटाहट अधिक देर तक नहीं टिक पाती थी। जल्दी एलिस उन कामों और कार्यक्रमों की लिस्ट लेकर पहुँच जाती जो उस दिन पूरे हो जाने चाहिए थे। घड़ी की सुइयों के साथ ही एलिस ने मेरी दिनचर्या ठोंक दी थी। नकारने या खींचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कभी हंसी में भी कुछ कहने की कोशिश करता तो एलिस आश्चर्य से कहती, "लेकिन ऐसे तो सभी करते हैं, सभी की दिनचर्या ऐसी ही होती है। भूल जाओ, तुम इंडिया में नहीं अमेरिका में रह रहे हो।" मैं एलिस के इस पैने तीर को अपनी उसी दयनीय हंसी के तरकश में डाल देता। एलिस के ऐसे कितने ही तीर मैं अपने इसी तरकश में डालकर टाल देता, लेकिन कभी कभी वे तीर अवश्य मुझे बुरी तरह चुभने लगते, जैसे वो सालों पहले का तीर जब मैंने शादी के 2 साल बाद मुक्त भाव से हंसते हुए कहा था, "अब हमें बस एक नन्हा बच्चा चाहिए ना डार्लिंग।"
एलिस फौरन छिटक कर हैरत से मुझे देखते हुए बोली थी, व्हाट नॉनसेंस, बच्चा अभी? नहीं, अभी पहले एक पॉश फ्लैट, एक खटारा कार की जगह बादामी शेवरलेट, और इन सब के लिए हमें 3-4 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं उस बारे में सोचा जा सकता है। फिर आंखों में चमक लाकर बोली थी, मैंने सब हिसाब लगा लिया है। शाम 4 बजते न बजते एक के बाद एक मुझसे मिलने और देखने वालों का तांता बंध गया। लोग 2-2, 4-4 के झुंड में आते, मुझे, मेरी पोशाक, मेरे सामानों को बड़ी लालायित नज़रों से देखते और प्रशंसा के पुल बांध देते। मैं सबसे वही अमेरिकी ज़िंदगी की आम घिसी पिटी बातें दोहराता रहा। दीदी और भाभी लगातार चाय का पानी खौलाती छानती जा रही थीं और बच्चे बड़े नमकीन दालमोट के साथ बड़े उत्साह से मेहमानों को थमाते जा रहे थे। आते जाते हुए लोग अपने अपने ढंग से तमाम अपनापन और प्यार जताते। हम दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आते। शाम तक मैं थक कर निढाल हो गया था। भाभी ने कमरे के बीचों बीच लटकता मध्यम मटमैला बल्ब जला दिया, जिससे शाम और भी बदसूरत हो उठी। रात फिर मेरी पसंद का खाना लगा। खाते खाते बड़े भैया, चाचा आदि मेरे ठहरने आदि को लेकर बातें करते रहे। क्रमशः रुख बदलते हुए बातों के सिलसिले घरेलू समस्याओं और परेशानियों पर ठहरने लगे। मामा अपनी लंबी बीमारी, चाचा तंगहाली और छोटे भैया दूसरी घरेलू समस्याओं का जिक्र करते रहे। भाभी की गोद वाली लड़की जन्म से बीमार ही चल रही है। कितने हकीम डॉक्टर किए पर पतले दस्त रुकते नहीं, न सेहत सुधरती है। 10 महीने की होकर भी 4 महीने के बच्चे जैसी कमज़ोर पतली सी खटोली पर री री करती रहती है। सबसे बड़े राजेश का मन ही पढ़ाई से एकदम फिरंट है। दिन रात एक ही रट, पढ़ाई में क्या रखा है, बिजनेस करेंगे। अब पूछो, बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए कि नहीं, या यूं ही हाथ झुलाते बिजनेस होता है? ज़्यादा डांटो झींको तो साफ कह देंगे, कह तो दिया ये पढ़ाई लिखाई हमारे बस की नहीं, और भुनभुनाते हुए घर के बाहर। करीब करीब कमोबेश यही हाल है दीदी के पंकज का। हर घड़ी लड़कों का झुंड बनाए, हाथ में घड़ी, गले में रुमाल बांधे, दादागिरी को तैयार। हर 2 वाक्यों के बाद लेटेस्ट फिल्म का डायलॉग तैयार। दीदी भाभी ज़्यादा समय चुप ही थीं, मानो सबके बीच बैठना ही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो। दीदी बड़ी दयनीयता से संभलते संभलते 2-4 वाक्य बोली थी, खासकर पंकज की चर्चा के समय, और जब बाकी लोग हाँ में हाँ मिलाते थे तो जैसे कृतज्ञ हो उठती। भाभी बीच बीच में कुछ बेतुका हास्यास्पद सा जोड़ देती। कुल मिलाकर दोनों ही मुझे उतनी ही दयनीय लगी कि सहानुभूति के स्थान पर खींच और आक्रोश उभरने लगे। थोड़ी देर तक तो मैं सब कुछ बड़े मनोयोग से सुनता रहा, कुछ के समाधान भी सुझाता रहा, पर थोड़ी देर बीतते न बीतते मैं बुरी तरह ऊबने लगा, जैसे किसी बड़े सकरे दायरे में फंस गया हूँ। 1-2 वासी आने पर बड़े भैया भांप गए। जल्दी जल्दी सबको उठाते हुए बोले, अच्छा अच्छा चलो चला जाए, तुम भी थके होगे, सो। पर मुझे लग रहा था भैया मुझसे कुछ और बातें करना चाहते हैं। सबके जाने के बाद आती फुसफुसाहटों से मैं जाग गया कि सोने के लिए जगह की परेशानी है। एक बार सोचा वीरू चाचा और मामा को यहीं सोने के लिए कह दूं, फिर रुक गया। सुबह से सिगरेट के लिए कई बार जेब में हाथ डाल चुका था, पर मौका ही नहीं मिला था। अब खाने के बाद फिर सिगरेट की तलब लगने लगी थी। मैंने चुपचाप ब्रीफ केस से एक मैगजीन निकाली और सिगरेट सुलगाकर पढ़ने लगा। दरवाजे पर आहट हुई तो सिगरेट वाला हाथ चौंक कर अनजाने में पीछे हो गया। दीदी थी। पानी भूल गई थी तुम्हारे पास रखना, रात में प्यास व्यास लगे। ना, रहने दो, पढ़ते पढ़ते सोने की आदत है, बुझा दूंगा बाद में। दीदी लम्हे भर खड़ी रहीं, फिर धीरे से किवाड़ उड़काती चली गई। लगा जैसे वो कुछ देर मेरे पास बैठना चाहती थी। मैं समझ रहा था, लेकिन क्यों नहीं कह पाया। बचपन में मेरे सारे खेल, सारी शरारतें दीदी के बिना अधूरी रहती। चाहे होली पर राहगीरों पर छुप छुप कर रंग डालने की साजिश हो, चाहे शाम के झुटपुटे में निर्जन पुलिया वाले मंदिर तक जाकर प्रसाद पाने का लोभ। हम दोनों बराबर के साझीदार होते। बड़े होते जाने के बावजूद बड़े भैया की पेंसिलें और बैंजनी स्याही की टिकियाँ हम साथ साथ चुराते। एक दूसरे के स्कूल से मिले क्राफ्ट, ड्राइंग, हस्तकला के काम हम साथ साथ करवाते। ताश कैरम खेलते समय हमारे इशारे पहले से सधे होते। आज भी वो सब याद करके अच्छा लग रहा है, बहुत ममत्वपूर्ण, अपना अपना सा। लेकिन तब दीदी से बात क्यों नहीं कर पाया, उन्हें बैठने तक को क्यों नहीं कह पाया? शायद इसलिए कि समय ने ही नहीं, बदले माहौलों ने मुझ में और दीदी में कुछ भी तो समान, मतलब उभयनिष्ठ नहीं छोड़ा।
जाने कितनी रात तक यही सब सोचता, बल्ब की मटमैली मध्यम रोशनी में चमचमाती अमेरिकन मैगजीन लिए सकरी कोठरी की खाट पर लेटा अपने आप से कहता रहा, हाँ यही मेरा देश है, मेरे घर, मेरे लोग, इनके दुख सुख ही मेरे दुख सुख हैं। मुझे अब इन्हीं के साथ रहना है। रहना मतलब भाभी की छोटी लड़की का किसी कायदे के डॉक्टर से पूरा चेकअप वगैरह ठीक से इलाज कराना, माँ के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना, बरसाती की आधी खुली आधी ढकी छत को ठीक कराना, राजेश और पंकज को सारी दुनिया का हवाला देकर समझाना सिखाना, कहीं किसी फैक्ट्री वगैरह में किसी से मिलकर दोनों को घुसाना, दीदी की विनयपूर्वक ससंकोच कही बातों को ध्यान से सुनना, भाभी के बेतुके मजाकों पर हंसना और वीरू चाचा की लंबी बीमारी, मामा की तंगहाली, आंगन का दूर से झूलता हुआ बल्ब, दीवारों पर बरसाती बौछारों की सलेटी धारियाँ, और शायद मैं सो गया था। सुबह उठा तो सिर भारी था। मेरी पसंद की चीज़ों की खुशबू रसोई घर से आ रही थी, पर लग रहा था जैसे रात की तमाम कचौरियाँ ही नहीं पच पाई अभी तक। सबके ज़बरदस्ती करने पर थोड़ा बहुत किसी तरह खाया। उतनी देर तक माँ खजूर की पत्ती वाला पंखा जलती उन तमाम नाते रिश्तेदारों के नाम गिनाती रहीं जिनसे मुझे जल्दी से जल्दी मिल आना चाहिए। उनमें से ज़्यादातर के मैं अपने से लगते रिश्ते भी भूल गया था। खैर, माँ पूछते ही सविस्तार बताती जाती। चलते समय बड़े भैया भी साथ हो लिए। चलो एक दिन की छुट्टी मार लेते हैं, तुम तो रास्ते भी भूल गए होगे। वीरू चाचा बड़ी बुजुर्गियत से बोले, हाँ हाँ, इस समय तुम ही साथ हो लो, शाम को मैं लेता जाऊंगा बाकी लोगों से मिलवाने। जहाँ जहाँ गया बच्चे बूढ़े सब मुझे इस चाव इस कौतूहल से देखते जैसे मैं कोई लायक वस्तु हूँ। फिर सब जगह वही मिठाई नमकीन की प्लेटें आती, ना कहने पर लोगों के चेहरे पर ऐसी नाराज़गी और निराशा झलकती जैसे मैंने कोई अविनयी और अशिष्टता की कोई बात कह दी हो। अतः लौटते लौटते पेट में इतनी तरह की मिठाइयों के छोटे छोटे टुकड़े जमा हो गए थे कि खाना बिल्कुल न खा सका। शाम होते न होते मुझे आश्चर्य हो रहा था। प्रगाढ़ अपनेपन के अंदर से एक ऐसी अजनबियत घिरती चली आ रही थी। कुछ सोचकर बिना किसी से कुछ कहे अकेला ही बाहर निकल आया। सोचा यूं ही अपनी सड़कों बाजारों के रास्तों से गुजरता पुरानी पहचानें ताज़ा करूंगा, पर घूमते घूमते ऐसा लगा कि जैसे बाहर की पहचानों पर अंदर का सन्नाटा हावी होता जा रहा है। काफ़ी देर चक्कर मारने के बाद लौट आया। लौटते ही माँ खाने पीने के बारे में पूछने लगी, ये भी कि कितनी देर तक मैं कहाँ रहा, किन किन नाते रिश्तेदारों से मिला। अब तक मैं कुछ भी जवाब देने में थकान और अनिच्छा महसूस करता जा रहा था। रात फिर वैसे ही सब लोग घेर कर बातें करते रहे। सबके चले जाने पर फिर दीदी किसी बहाने से आईं, खड़ी रहीं, फिर चली गईं। मैं अंदर बाहर एकदम सपाट सा वैसी ही सकरी कोठरी मध्यम रोशनी में लेटा रहा। सुबह उठने पर फिर माँ की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे उसे जगा दो, पुए बने कि नहीं अभी तक? जगा दो, दातुन कुल्ला कर ले, पुओं में चीनी मजे की डालना। दीदी पूछने आई तो मैंने जरा तटस्थ भाव से कहा, नहीं बस चाय चाहिए, पेट बिल्कुल गड़बड़ है। माँ ने सुना तो हाय तौबा मचाने लगी, अजवाइन की फंकी दे दो, अरे मेरा बक्सा खोलो, नहीं पुदीने की चाय बना दो। चाय पीने तक 10 बजने लगे थे। जूते के फीते बांध कर उठा तो बड़े भैया ने पूछा, किधर जा रहे हो, लोगों से मिलने? नहीं, मैं एकदम सधी आवाज़ में किसी तरह कह गया, एयर इंडिया ऑफिस टिकट भी तो लाना है। टिकट? क्यों, क्या मतलब? मैंने हंसकर सहज बनने की चेष्टा की, अरे अब जाना भी तो है। जाना? उनकी समझ में जैसे कुछ नहीं आ रहा था। सर्विस तो सर्विस ही है ना, चाहे यहाँ की हो या अमेरिका की, बेकार पैसा कटाने से क्या फ़ायदा। बड़े भैया तरह तरह के तर्क प्रश्न उत्तर लिए खड़े रह गए। मैं सीढ़ियाँ उतर आया। सीढ़ियाँ उतरते उतरते मुझे लगा बड़े भैया ने जल्दी से जाकर सबको बता दिया है, क्योंकि माँ के बिसूर बिसूर कर रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लग रहा था वो आवाज़ मेरे मन की ऊपरी सतह से फिसलती जा रही है। एयरपोर्ट पर सभी आए थे, बड़े भैया, वीरू चाचा, मामा, दीदी, भाभी और उनके बच्चे। सबसे असहाय मैं असमर्थ सा बातें करता जा रहा था। अंत में सबसे विदा ले प्लेन में आ गया। प्लेन ने उड़ान भरी और एक तेज़ उड़ान के साथ आसमान में टंग गया। मुझे लगा मैं एकदम असहाय होता जा रहा हूँ, नहीं जानता किधर जाना है। बस प्लेन ऐसे ही आकाश के बीचों बीच टंगा रहे, ना मेरे घर की डही मुंडेरों की तरफ लौटे, ना बेतहाशा भागती एवं चकाचौंध भरी तेज रफ्तार की ओर बढ़े। आह, मैं ना आगे बढ़ सकता हूँ,
न पीछे लौट सकता हूँ और न वहीं रह पा रहा हूँ जहाँ हूँ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्य बालाजी की लिखी हुई कहानी गुजरती हदें। कहानी आपको कैसी लगी? नायक की कशमकश को आपने भी महसूस किया होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।